गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का वीडियो लेक्चर। अभी तक का अगर कॉन्सेप्ट बात की जाए, क्लास 10th की कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो पॉलिनोमियल चैप्टर हमने कर लिया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह से कर लिया, बस क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस कराने बाकी हैं। ठीक, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारे बोर्ड के सिलेबस से बहुत डिफरेंट है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, कुछ नहीं बहुत चीजें, सारी चीजें ही एक्स्ट्रा हैं, इसीलिए इसका एक स्पेशल तुमने थंबनेल देखा होगा एक्स फैक्टर करके है। क्यों? क्योंकि यहां पे वो चीजें आपको बताई जाएंगी जो क्वाड्रेटिक से कनेक्टेड है, बट उसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये आप लोगों के फाउंडेशन की बेसिकली तैयारी है। 10th क्लास में ही आपका IIT फाउंडेशन का तैयारी है, तो इस चीज को ध्यान देना। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे इस वीडियो को देखें। जिनको अपना IIT फाउंडेशन का तैयारी कराना है वो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। जिनको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, जो चाहते हैं कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो, एक्स्ट्रा चीजें हो, वही इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो मेरे बच्चों, सब्सक्राइब करवाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। तो बाबू आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, देखा जाए। अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम लोग से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लैरिटी है? अब अगर इसमें डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, 0 से बड़ा आ जाए, तो उस कंडीशन में हमारे जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ? रियल होते हैं। रियल मतलब जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर d 0 के बराबर होते हैं फिर भी हमारे रूट्स रियल होते हैं। लेकिन एक कंडीशन ने पढ़ा है कि अगर d 0 से छोटा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो हमको नो रियल रूट्स मिलता है, यानी एक भी रियल रूट्स नहीं होगा, एक भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो आखिर रियल रूट्स नहीं होगा तो क्या होगा? अगर रियल रूट्स नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन पे बच्चों हमारे पास जो रूट्स आते हैं उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रूट्स, या फिर आप इसको और अच्छे से कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इमेजिनरी रूट्स। तो आखिर ये कॉम्प्लेक्स रूट है क्या, ये इमेजिनरी रूट क्या है? इसी कॉन्सेप्ट को आज के एक्स फैक्टर का थीम बनाया गया है। टोटल 3 एक्स फैक्टर के क्लासेस आएंगे, जिनमें से आज एक्स फैक्टर का पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में? यानी d अगर 0 से छोटा है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे हम अपना रूट्स निकाल सकते हैं। वो रूट्स रियल नहीं होगा लेकिन फिर भी हम निकाल सकते हैं, और वो रूट्स क्या कहलाएगा? तो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। उसके बारे में डिटेल में समझना है। ठीक है, चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सा कॉन्सेप्ट, है ना। चलो एकदम गौर से समझो, बहुत आसान और मजेदार टॉपिक होने वाला है। आराम से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो बच्चों पहुंचाओ, क्योंकि मेहनत दबा के हो रही है और आपका रिस्पॉन्स भी दबा के चाहिए मेरे को। ठीक है, चलो देखो यहां पे हुआ क्या कि हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था यूलर। क्या नाम था? यूलर, है ना। ये बहुत ही माने कहते हैं ना उम्दा क्वालिटी के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मैथ्स में एक नई ब्रांच को जन्म दे दिया, और वो ब्रांच कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना गया। क्या था सीन? अगर हम आपसे पूछें कि x² - 4 = 0, इसका सॉल्यूशन बताओ, यानी इस क्वेश्चन में x की वैल्यू बताओ, फाइंड x, तो आप बड़े आसानी से इसको ऐसे लिखोगे x² = 4, और फिर बोलोगे x ± √4, जो कि ±2 के बराबर हो जाएगा, है ना।
लेकिन अगर हम आपसे कह दें मेरे प्यारे बच्चों कि आप जरा x² + 1 = 0 इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करो, इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करो, है ना। देखो बच्चों, ये क्लास 10th का है, तो मैं जितना आसान और जितना देसी कॉन्सेप्ट में हो सकता है उतने देसी कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनमें से बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो सिर्फ मनगढ़ंत होंगी। मनगढ़ंत कहने का मतलब उसको कहानी से बताया जा रहा होगा, किसी चीज से रिलेट करके बताया जा रहा होगा, एग्जैक्ट क्या है वो नहीं बताया जा रहा होगा, समझना मेरी बात को। लेकिन हाँ, उससे आपका काम हो जाएगा। 10th लेवल के बाद की जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें होती है वो आपका काम हो जाएगा। फिर जब आप हायर क्लासेस में 11th में पहुंचोगे तो डीप में पढ़ोगे, है ना। तो मैं समझना क्या बताना चाह रहा हूं। अगर इस सिचुएशन में आपको x की वैल्यू निकालनी है, इस सिचुएशन में अगर तुम चाहते हो कि x की वैल्यू निकाले तो क्या करना होगा बताओ, निकलेगा? बताओ, तुम ऐसे लिखोगे x² = -1 और यहीं पे सोचोगे अरे यार ऐसा तो कोई भी x है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे निगेटिव नंबर आ जाए। तो क्या लिख दोगे? नो रियल x, कोई ऐसा रियल x नहीं है जिसका स्क्वायर करके अगर 1 में ऐड किया जाए तो 0 आ जाए। समझ रहे हो बात को? तो यहां से एक नए कॉन्सेप्ट को हमारे यूलर साहब ने जन्म दिया। उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पास कोई रियल x नहीं है, अगर x² -1 है तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसको यहां पे प्लेस करें तो हमको ये मिल जाए। उन्होंने बोला एक काम करो, एक नया नंबर ले आओ √(-1) और इस नए नंबर को डिनोट करो ऐसे, इसको पढ़ते हैं आयोटा, ये ग्रीक लेटर है, आयोटा पढ़ते हैं। बोला उन्होंने कि इस √(-1) को I से डिनोट करो और ये कोई रियल नंबर नहीं होगा बल्कि इसको एक नए कैटेगरी में लेके आओ और इसका एक नया नाम दे दिया गया। बोला गया कि इसको बोलो इमेजिनरी नंबर। क्या बोला जाएगा इसको? इमेजिनरी नंबर। तो जब वहां पे उन्होंने एक नए नंबर को डिफाइन किया कि x अगर हमारा √(-1) के बराबर होता है तो हम इस √(-1) को आयोटा से लिखते हैं और ये आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। तो वहां से मैथ्स की दिशा बदल गई बच्चों। अभी तक रियल नंबर, सोचो, तुम खुद सोचो, एक बात समझना, हम इसको एक छोटे से कहानी से 5 मिनट तुम्हारा लेना चाहते हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लीन हो जाएगा। एक बात बताओ, खुद सोचो कि हमारे समाज में आज जो तुम अलग अलग सेक्शन देख रहे हो कि हिंदू का सेक्शन अलग है, मुस्लिम के सेक्शन अलग हैं, सिख अलग है, क्रिश्चियंस अलग हैं, हिंदू में चले आओ तो हिंदू में पंजाबी अलग, राजपूत अलग, ब्राह्मण अलग, लोअर क्लास कास्ट जो होते हैं वो अलग, सब अलग अलग बटे हुए हैं। ये कैसे कैसे अलग हुए होंगे? इसके ओरिजिन को सोचो कि कहां से ये अलग होना स्टार्ट हुए होंगे। तो क्या हुआ होगा? अगर एकदम नॉर्मल सोचते हैं, ज़्यादा कुछ डेप्थ में नहीं जाते हैं, तो हमारे स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, हमारे क्लास का एग्जाम्पल ले लो। हमारे क्लास में एक जैसे बच्चे एक साथ रहते हैं। जैसे समझना, जो बच्चे पढ़ने में तेज होंगे वो एक साथ तुमको दिखेंगे और हमेशा पढ़ाई की बात करते हुए दिखेंगे। उनका एक अपना ग्रुप होगा एंड उनके ग्रुप को हम लोग कहते हैं देखो टॉपर्स आ गए टॉपर्स, है ना, ये वाली सीन चलती है। जो एकदम ही नालायक वाहियात किस्म के बच्चे होंगे, दे कॉल्ड देमसेल्फ वी आर बैक बेंचर्स, है ना, ऐसा कुछ फील लेके आते हैं। ठीक, हम लोग भी करते थे। तो ये जो सीन आती है बैक बेंचर्स वाली, उनकी काम क्या होती है? उनका काम होता है सबका मजा लेना। वो टीचर के तो छोड़ो, डायरेक्टर तक को नहीं छोड़ते हैं और अपने आप को बॉस समझते हैं। दैट्स द केस। ठीक, तो उनका ग्रुप अलग होता है। तो जैसा हमारा नेचर होता है उस हिसाब से हम उन लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं और हमारी एक ग्रुप बनते चली जाती है। यही चीज नंबर के साथ भी है। जैसे जैसे हमें जरूरत फील हुआ, हमें काउंटिंग की जरूरत हुई तो काउंटिंग नंबर आ गया। अब काउंटिंग नंबर करते करते हमें जीरो का जरूरत पड़ा। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है काउंट करने को, तो हम मैथ्स में कैसे दिखाएंगे? तो जीरो से, तो काउंटिंग नंबर और जीरो मिलके होल नंबर हो गए। उसी तरह जब मेरे पास ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना था, तो अब हम रियल नंबर तक सीमित नहीं रहे। यूलर साहब ने एक नए नंबर का क्या कर दिया? डेवलपमेंट कर दिया और वो नया नंबर
नंबर का यूनिट क्या था? आयोटा, यानी x इज इक्वल टू √(-1). और इस नए नंबर को हमने क्या नाम दे दिया बताओ? इमेजिनरी नंबर। अब सिंस ये रियल नंबर नहीं है तो हमको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ये इमेजिनरी है, इसको कहीं और रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाँ, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। चलो, तो ये x बराबर i हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि भैया कुछ JKB नोट करवा दो, तो बच्चों ये JKB का मैं मतलब तुम लोग को समझा देता हूं। JKB आज से मैं कभी भी यूज करूंगा, इसका फुल फॉर्म होता है जुगाड़ की बात। याद रखना, JKB माने जुगाड़ की बात। तो हम लोग कुछ जुगाड़ की बात लिखते हैं कि अगर कहीं पे भी i है, इसका मतलब हो जाएगा √(-1). ठीक है, अगर कहीं पे भी i का स्क्वायर है तो मेरे बच्चों i का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इस चीज का स्क्वायर, तो i स्क्वायर को डिफाइन किया गया -1। अगर हमसे कोई पूछ दे कि i का क्यूब क्या होता है ना, तो i का क्यूब होता है मेरे बच्चों -i, याद रखिएगा। और अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि i पे पावर 4 कितना होता है, तो याद रखना i पे पावर 4 होता है 1, है ना। और सेम उसी प्रोसेस से लास्ट 1/i कितना होता है, तो 1/i होता है -i। ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें आप जुगाड़ की बात करके दिमाग में रख लो। ये सब संख्याएं किसने डिफाइन किया है? यूलर साहब ने। क्यों किया? उन्हें इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना था, इसका भी सॉल्यूशन लाना था। तो इसके सॉल्यूशन को रियल नंबर में नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने एक नए नंबर को विकसित किया और वो नया नंबर इमेजिनरी नंबर के नाम से जाना जाए लगा। इमेजिनरी नंबर को आयोटा यानी i से, स्मॉल i से डिनोट करते हैं। स्मॉल i की वैल्यू √(-1) होती है। सिंपल है। अब इसको खूब बढ़िया से उतार लो, है ना, और तब हम थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, चलो उतार लो प्यारे बच्चों, जल्दी से उतार लो। एकदम आराम से उतारिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से उतारो। चलो अब आते हैं आगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने आप को मजबूत बनाते हैं, मजबूत। अब जैसे हमसे बोला गया कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है √(-3), तो आप इसको इमेजिनरी नंबर में कैसे लिख के दिखा सकते हो? ये तो रियल नंबर है नहीं। हम कह देखो सर जी, √(-3) को लिखा जा सकता है -1 × 3, एकदम सही। और इसको लिखा जा सकता है √(-1 × √(3), लिख सकते हैं। अच्छा सर, √(-1) तो होता है i और ये बेचारा √(3), तो -√(3) को लिखा जा सकता है √3i, यानी माइनस हटाओ और i लगाओ, सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमसे कोई बोलता है कि सर √(-5) को कैसे लिखा जा सकता है, तो √(-5) को क्या बोलेंगे सर? √(5 × -1, ये लिख सकते हो जी सर। सर इसको लिख सकते हैं √(5 × √(-1, जी सर। इसको लिख सकते हैं √(5 और √(-1) मेरे बच्चे होता है i। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस माइनस हटाना है और i को सटाना है। माइनस हटाओ, i सटाओ, सिंपल सा काम। अच्छा बताओ अगर मैं ऐसे दे दूं √(-4), तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2i, है ना। क्यों? क्योंकि हमने माइनस हटाया तो √4 हो गया और i लगाया, √4 होता है 2 और यहां लग जाएगा i। यानी अब अगर हम तुमको क्वेश्चन दें कि मेरे प्यारे बालक x² + 4 = 0 है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी? आप आराम से लिखिएगा x² = -4, x = ±√(-4). भाई प्लस माइनस तो लिखना बनता है, तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-2i, +2i रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा और -2i रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा।
आ गई बात समझ में? यानी अब ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलना पॉसिबल है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे प्यारे बालक, क्या आप इसको आई के रूप में लिख सकते हैं? मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप कहिएगा सर माइनस हटाओ आई सटाओ, है ना? तो पट से आ गया मेरा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो अगर ऐसा कुछ मिले, बनाया जा सकता है सर? एकदम बनाया जा सकता है। चलो अब इसको भी उतारो, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट मेरे बच्चों, करो जरा इसको जल्दी से। आया जाए, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं इस आई के कॉन्सेप्ट पे, इमेजिनरी के कॉन्सेप्ट पे। कैसा? जैसे सर देखो क्वेश्चन बनता है कि अगर हम लोग लिखें आई पे पावर 10 तो इसका वैल्यू क्या होगा, आई पे पावर 10 क्या होगा? ठीक है, तो एक बात बताओ, हम आई पे पावर 10 को लिख सकते हैं क्या आई पे पावर 8 प्लस 2? बोलो, बात तो बराबर है। जी सर लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आई पे पावर 8 इंटू आई पे पावर 2। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर एक बात बताओ, आई पे पावर 8 को लिखा जा सकता है आई पे पावर 4 पे पावर 2, आई स्क्वायर को लिखा जा सकता है -1। जी सर, ये भी सही बात है। सर आई पे पावर 4 होता है 1, आपने अभी अभी बताया है, और 1 पे पावर 2 -1। सर 1 का स्क्वायर 1 इंटू -1 -1 आ गया, तो आई पे पावर 10 कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है, अब देखो ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन, लेकिन आपके पास इतना करने का टाइम नहीं है। आप 11th क्लास में नहीं हो कि आप इतना नौटंकी करके आंसर लाओगे। आपसे बनना चाहिए बस। आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे, देखो आपसे कब क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग पता नहीं सुने हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट करके जरा बताओ तो किसको किसको केवीपीवाई के बारे में पता है? केवीपीवाई, चलो तुम लोगों को छोटा सा असाइनमेंट देते हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा असाइनमेंट देते हैं। आपको केवीपीवाई पे एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार करना है। समझना मेरी बात को, केवीपीवाई पे क्या तैयार करना है? एक छोटा सा रिपोर्ट समझते हो क्या होता है? कि ऐसे समझो क्या तैयार करना, तो केवीपीवाई है क्या, ठीक, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है ना, और अगर कोई बच्चा उसको क्वालिफाई कर जाता है तो उसको प्रॉफिट क्या होता है, ये 3 चीज के बारे में जो सबसे अच्छे से रिपोर्ट तैयार करके मेरे को भेजेगा, इस केवीपीवाई के बारे में जो सबसे अच्छे से मेरे को रिपोर्ट तैयार करके भेजेगा, उसमें से जो सबसे फर्स्ट होगा, जिसका सबसे अच्छा रिपोर्ट होगा, उसको मेरे तरफ से 100 रुपीज का प्राइज मनी मिलेगा थ्रू पेटीएम। ठीक, चलो आपका ये रिपोर्ट हो गया आज का, एक तरह से होमवर्क हो गया। आप पता लगाना केवीपीवाई क्या होता है। जब आप 10th पास करोगे ना बच्चों, 10th पास करके 11th में जाओगे, तो ऐसे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिससे कि आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, बहुत प्रॉफिट, अगर आपको नॉलेज है तो उन सब एग्जामिनेशन में ये एक्स्ट्रा स्किल चेक की जाती है। ठीक, तो अब कैसे पता लगाओगे? मतलब मेरा कॉन्सेप्ट है, हम जो पूछना चाहते हैं वो समझो क्या है। हम पूछना चाहते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई पे पावर n। आई पे पावर n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई पे पावर n। आई पे पावर n का वैल्यू किस तरीके से निकालिएगा? ठीक है, तो देखो इसको निकालने का तरीका समझना, एकदम आराम से इसके निकालने का तरीका समझो क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप 1 क्या करोगे? डिवाइड n बाई 4। किससे डिवाइड कर दो? n को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आप n को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, है ना। तो मैं इधर लिखता हूं रिमाइंडर, और इधर मैं लिखता हूं कि उसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने n को 4 से डिवाइड किया और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला तो आंसर आएगा 1। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 1 मिला तो आंसर आएगा i। अगर रिमाइंडर 2 मिला तो आंसर आएगा -1, और अगर रिमाइंडर 3 मिला तो आंसर आएगा -i। 4 तो रिमाइंडर मिल नहीं सकता। ठीक, जैसे समझो आप 10 को डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर क्या मिला? 2 मिला, तो 2 रिमाइंडर में क्या आंसर आना चाहिए? -1 आना चाहिए। तो बताओ आंसर क्या आ गया? -1 आ गया। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 3 मिलता तो आंसर -i आ जाता।
आ रही है बात समझ में? तो अगर आपको i पे पावर n निकालना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उस n को 4 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिलता है तो आंसर 1 आता है, रिमाइंडर 1 मिलता है तो आंसर i आता है, रिमाइंडर 2 मिलेगा तो आंसर -1 आएगा, और अगर रिमाइंडर 3 मिलेगा तो आंसर -i आएगा। समझ गए बात को? तो प्लीज इसको नोट डाउन करो और तब हम लोग इस पे बेस्ड मजेदार क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जल्दी से करिए बच्चों। रिपोर्ट तैयार करना है ना। क्या कंडीशन है रिपोर्ट के कि सर केवीपीवाई है क्या, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और अगर हम केवीपीवाई निकाल लेते हैं तो मेरे को प्रॉफिट क्या होता है। बस इसी 3 बिंदु को जो सबसे अच्छे से बताएगा उसको मिलेगा, सबसे अच्छे से, मतलब सुंदर तरीके से, डिस्क्रिप्टिव वे में। तुम कॉपी पे बना सकते हो, तुम चार्ट पेपर पे बना सकते हो, तुम A4 साइज पेपर पे बना सकते हो, व्हाटएवर मटेरियल यू हैव यू कैन यूज इट। ओके चलो आ जाओ। अब जैसे मान लो मेरे को क्वेश्चन दे दिया है ना, i पे पावर 15, चलो बताओ ये निकालना है, i पे पावर 15 निकालना, निकाल के बताओ। सर आपने बोला है कि अगर i पे पावर n का वैल्यू निकालना है तो पहले तो हम पावर को 4 से डिवाइड करें। चलो सर 15 को 4 से डिवाइड करते, ओह नहीं होगा, 4 तियां 12 होता है, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अगर 3 रिमाइंडर बचेगा तो आंसर क्या आएगा? -i। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा i पावर 15 का? -i। पट से लिख दिए। तुमसे थोड़ी कोई पूछने वाला कैसे करके बताओ। अगर पूछे कि कैसे करके बताओ तो देखो 15 को लिख दो 12 + 3, और इसको लिख दो i पे पावर 12 इंटू i पे पावर 3, i पे पावर 12 को लिख दो i पे पावर 4 इंटू 3, i पे पावर 3 -i, ये हो जाएगा 1³ इंटू -i, तो आंसर हो गया -i। ये डिस्क्रिप्टिव तरीका हो गया और ये शॉर्टकट तरीका हो गया। ऐसे ही आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं, फट से आंसर आना चाहिए। i पे पावर 20, क्या विचार है आपके बारे में? i पे पावर 20 का क्या होगा आंसर? सर 4 से डिवाइड करते, सर पूरा डिवाइड हो गया सर, रिमाइंडर नहीं बचा सर, तो आंसर हो जाएगा 1। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बालक i पे पावर 21, सर रिमाइंडर 1 बचेगा तो आंसर i आएगा, है ना? अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछता हूं i पे पावर 22, सर रिमाइंडर 2 बचेगा तो आंसर -1 आएगा। वेरी गुड। सर अगर मैं आपसे पूछता हूं i पे पावर 23, बताओ सर रिमाइंडर मेरे पास 3 बचेगा तो आंसर -i आएगा। ठीक, अब क्या करो, इन चारों को जोड़ दो, i पे पावर 20, i पे पावर 21, i पे पावर 22, i पे पावर 23, तो क्या मिलेगा जोड़ने पे? सर 1 + i -1 -i, अरे सर 0 मिल गया। तो यहां से मेरे पास एक और जुगाड़ की बात आ गई, क्या कि i के ऊपर पावर n हो, उसके बाद i पे 1 ज्यादा हो, उसके बाद एगो और ज्यादा हो, फिर उसके बाद एगो और ज्यादा हो, ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो आंसर 0 मिलता है। यानी i पे 4 लगातार नेचुरल नंबर अगर पावर है तो इन चारों का सम कितना मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? 0 मिलता है। मतलब i पे पावर 5 जोड़ i पे पावर 6 जोड़ i पे पावर 7 जोड़ i पे पावर 8, इस सब को अगर जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। निकालने का जरूरत ही नहीं। मान लो तुमको दे दिया i पे पावर 2020 प्लस i पे पावर 2021 प्लस i पे पावर 2022 प्लस i पे पावर 2023, बताओ क्या आंसर होगा? आंसर होगा 0। ठीक है, समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? एकदम नहीं दिक्कत है। क्लैरिटी है? चलिए तो ये बात उतारिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। बहुत सुंदर बात है बच्चों। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि आप एक छोटा सा क्वेश्चन हमको बना के बताइए, क्या होगा उसका आंसर आपको ये बताना है। √2 इंटू √3 का वैल्यू क्या होने वाला है? आपके पास ऑप्शन है √6i, बी है -√6i, सी है √-6i, और आखिरी ऑप्शन है नन।
ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, एक तो क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास √2 इंटू √-3। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा। √6 b √6i c क्या होगा बताओ, √6 माइनस में और d नंबर माइनस √6i। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन, ये दो जो क्वेश्चन है मेरे को बताओ, मेरे को कमेंट चाहिए कि यस सर ये आंसर होने वाला है। चलो एक बार कोशिश करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन पूछे यार तुमसे, आ जाओ। अब आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो जैसे ही आप पहले नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आइएगा, आपको बड़ी सिंपल दिखेगा, क्या है, √-2 को आपने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या लिखेंगे, √6 लिखेंगे। उसके बाद आप इसको लिखिएगा √6 इंटू √-1 जो हो जाएगा √6i। कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को बना लिया था? जब आप इसको बनाए तो आपने इसको टिक किया और आप करेक्ट भी हैं, आपने कोई गलती नहीं की, एकदम आप सही हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए जब दूसरे क्वेश्चन पे आप आइएगा तो आपको मिलेगा √2 इंटू √-3। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे √-2 इंटू -3 यानी √6। ठीक है, तो अब आपको दिखेगा कि ओ द ए ऑप्शन इज करेक्ट। कितने लोगों ने ये आंसर करेक्ट लाया है, √6 लाया है? जिसने भी √6 लाया है, अब सही है कि गलत हमको अभी नहीं पता, हम अभी नहीं बता रहे हैं सही है कि गलत हम नहीं बता रहे, लेकिन देखो मेरा तो स्टेप हमको सही लग रहा है, लेकिन पता है हमको एक और तरीका से बनाने का मन कर रहा है। देखते हैं क्या तरीका है सर। एक काम करते हैं, इस √-2 को लिखा जा सकता है सर, माइनस हटाइए, i लगाइए, √2i, यहां लिखिए सर √3i, तो अंदर अंदर ये हो गया √6 और i इंटू आई हो गया i², तो ये आ गया -√6, क्योंकि i² की वैल्यू माइनस होती है। तो सर मेरा तो सी ऑप्शन आ रहा है और कुछ बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है। सर मेरा भी तरीका सही है और बच्चों का भी तरीका सही दिख रहा है, मतलब दोनों में से कौन सही है? समझ रहे हो लोचा, समझ रहे हो, फंस रहा है, देख रहे हो कैसे फंस रहा है। तो दोनों ही स्टेप सही लग रहे हैं, सही कौन है? तो देखो कौन सा सही है। ठीक है, कभी भी याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे इसको पता भी है, बहुत बच्चे भूल भी गए हैं। कभी भी √a इंटू √b जो है ये √ab होता है। कब तक होता है? कब तक होता है? जब तक a या b में से कोई एक क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो आप ये रूल नहीं लगा सकते हो। ये तभी तक वैलिड है जब इन दोनों में से कोई एक कैसा हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव हो जाए। अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा तभी जाके हम ये कंडीशन कहेंगे, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं कहेंगे। आ रही है ना बात समझ में? यानी सर ये जो ऊपर वाला मेथड है ये मेथड रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहां दोनों ही नेगेटिव है और जब दोनों नेगेटिव होता है तो हम ये वाली रूल को अप्लाई नहीं करते हैं। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब कम से कम ए या बी में से कोई एक पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव हो अप्लाई हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाए तो ये रूल अप्लाई नहीं होता है। आ गई बात समझ में? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सी इज द टोटली करेक्ट आंसर। समझ गए बात को? मिला ना मजेदार बात? तो इसको भी JKB करके उतार लो, ये भी तुम्हारा क्या है, जुगाड़ की बात है ना, जुगाड़ की बात है। चलिए उतार लीजिए इसको फटाक से जल्दी से। तो ये बात भी सर क्लीन हो गई हमारी, ये बात भी क्लीन हो गई, मजा आ गया सर, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब आ जाओ, अब थोड़ा सा और बातें सीखते हैं। देखो जो हमने अभी इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट कराया ना, इस पे हम तुम लोग को आज असाइनमेंट देने वाले हैं। आपके पास तो बुक है नहीं तो आप क्वेश्चन कहां से बनाओगे? तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जब जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। ठीक, उस गूगल ड्राइव के लिंक पे क्लिक करोगे तो अपने आप तुमको एक पेज पे ले जाएगा, वहां पे आप
आपका असाइनमेंट होगा। हो सकता है कि वो असाइनमेंट आपका ना खुले, तो वो एक्सेस मांगता है, तो जैसे ही हम अपने पास से एक्सेस देंगे तुम्हारा असाइनमेंट खुल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए चिंता मत करो, वो मेरे पास जैसे आएगा हम एक्सेस दे देंगे। ठीक है, बस तुम वहां से डाउनलोड कर लेना, जिसका नहीं होगा मेरे से व्हाट्सएप से मांग लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, अभी देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। अब देखो सर हमने इमेजिनरी नंबर तो सीख लिया सर, इमेजिनरी नंबर सीखा, इमेजिनरी नंबर के बारे में अच्छी बातें भी पता चली। अब हमारे पास इमेजिनरी नंबर को यूज करके एक नंबर बनाया गया है जिसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है सर? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो आपके लेवल पे क्या डिफाइन किया गया कि एनी नंबर विच can be written in the form of, किस फॉर्म में? a plus ib। कोई सा भी नंबर जिसको a प्लस ib के फॉर्म में लिखा जा सकता है उस नंबर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जिसको a प्लस ib के रूप में लिख दो वो कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी सर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको a प्लस ib के रूप में लिखेंगे। अच्छा ये बताओ ये a क्या है? तो a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, किसी भी, बस वो रियल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही केस आपके बी के साथ भी है। आपका बी भी कैसा नंबर होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बताओ ये आई क्या है? आपका आई जो है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। तो इस रूप में लिखे गए नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, बट हिंदी अपने लिए अंग्रेजी है और अंग्रेजी अपने लिए हिंदी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ रही हो बातों को? चलो सर एक एग्जांपल देके बताओ, एक एग्जांपल देके बताओ। सर जैसे देखो 2 + 3i है ना, फिर क्या लिख सकते हो? 3 + 4i, फिर क्या लिख सकते हो? 4 + 6i, फिर क्या लिख सकते हो? 3/2 - 7/5i। ये सारे के सारे कैसे नंबर है मेरे प्यारे बच्चों? ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको a प्लस ib के रूप में लिखा जा सकता हो, एक्सप्रेस किया जा सकता हो, उस नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। समझ में आ रही है ना बातें? चलो a क्या होता है? रियल नंबर। b क्या होता है? रियल नंबर। i क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, है ना? चलो इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो बच्चों। हे भगवान, आइए देखिए कितना बढ़िया बात हम लोग अभी करने वाले हैं। अब देखो जैसे हम तुमसे एक छोटी सी बात पूछते हैं, है ना? चलो बताओ क्या 1 + i कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी सर 1 + i कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी इसको टिक कर देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? चलो चलो बहुत सुंदर बात है। अच्छा ये बताओ 3 + 4i क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी सर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा वेरी गुड। सर √2 + √5i क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ जी ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा इसके बारे में क्या विचार है? 6i क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? अब बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा ना ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन क्या हम इस 6i को 0 + 6i लिख सकते हैं? हाँ, तो ये देखो ये a का रोल प्ले करेगा, ये b का, तो है तो a + ib के रूप में, बशर्ते a के जगह 0 वाला रियल नंबर है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि सर दोनों ही पार्ट होना जरूरी है, सिर्फ 6i है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा बताओ अगर हम आपको दे दें 7, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बहुत बच्चों को ना ये तो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स का ही ना एकदम बात नहीं है। अरे है मेरे भाई 7 + 0i। अच्छा यस सर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है
कि आज तक हम जितने भी नंबर पढ़ते आ रहे हैं 5, 6, जैसे ये 5, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, क्योंकि ये छुपा के रखा है 0 I को, है सर कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह 6 कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया, धोखा हो गया मेरे साथ। आज तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं हमने रियल नंबर के नाम से पढ़ा है, ये तो रियल नंबर का दद्दा आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया भाई, दादा हो गया रियल नंबर का। जी सर, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा संख्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को C से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा संख्या है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर आते हैं कौन से नंबर बताओ? रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। ये सीन चलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स है? जी, सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन इसको, इसमें देखोगे ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है बताओ? 6i लिखा हुआ है, यहां क्या है? 0। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट्स गुड, बट ये एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको कहा जाता है प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? प्योरली इमेजिनरी। क्यों कहते हैं अभी बता रहा हूं। और ये 7 वाले को कहते हैं प्योरली रियल। क्यों? मैं अभी समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। इसको उतार लो पहले एग्जांपल्स को। आइए बच्चों, अपने काम पे आते हैं, अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं। देखो ध्यान से, क्या बता रहा था मैं आप लोग को। जैसे मान लो, समझना मेरी बात को, तुम ध्यान से देखो। मैं अगर लिख देता हूं यहां पे a + IB, तो ये कैसा नंबर है? पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, 2 हिस्सों में, ठीक। जो पहला हिस्सा है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्योरली रियल भी हो सकता है, पूरी तरह से रियल हो सकता है। और हम दूसरे हिस्से को कह सकते हैं कि मेरे भाई ये प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक। तो प्योरली रियल कब होगा? आप समझना, ये जो तुम ए देख रहे हो, ए, इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और ये जो आई के बगल में आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है और आई के बगल में जो लिखा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक। रियल पार्ट को डिनोट करते हैं RE और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ZREZ से, ठीक। और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं IMZ से। किससे? IMZ से। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी जो पार्ट है वो 0 हो जाए तो उसको प्योरली रियल कहा जाता है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसको प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। समझ गए बात को? तो आज का जो एक्स फैक्टर का क्लास है बस यहीं तक। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको बस उन क्वेश्चंस को बनाना है। जो दिक्कत होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज को जितना फैला सकते हो मेरे प्यारे बच्चों फैलाओ, जितने लोगों तक भेज सकते हो भेजो। कल का क्लास थोड़ा मजेदार होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा दमदार होगा। इसके आगे का यूज देखेंगे कि आखिर जो हमने आज पढ़ा इसका क्वाड्रेटिक में क्या यूज है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज क्या है। सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का रिलेट करके क्वाड्रेटिक से, ये हमको देखना है। तो आज यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लीन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें क्लीन है, रियल पार्ट क्लीन है, इमेजिनरी पार्ट क्लीन है, प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, ये सारी बातें क्लीन। क्वेश्चन आज का बना लो और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद तब हम लोग कल के क्लास में कुछ अच्छी बातें करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आज से आपका जो क्लास है इसी समय अपलोड होगा जिस समय आज आपको मिला है, ठीक। क्योंकि सुबह में 11th और 12th के बच्चों का क्लास है और आपकी क्लासेस मैंने शाम को कर दी है, ठीक। तो कल से शाम को ही आपके क्लासेस अपलोड होंगे। ओके, घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, स्टे सेफ एंड